Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is November 30. So let's get started. But before starting, I have two requests from you. One, see, I have been doing this newspaper analysis since 27 June, and I expected that things will improve with time, but it's been almost around 5 months, and things are not going so well. Hardly there are 7 to 9 watch hours, okay, on each video. So that's not worth the time I invest in this. But I have one request with you that please, if you're watching the lecture, do give it a like so that I know how many of you are watching it regularly. And second, do give your comment in the comment section. Okay. Nothing, I'm not going to gain anything from these two things that I'm asking you to do, but at least I will have an idea that how many students are liking the video, how many are watching it regularly. Right, that's a humble request to you guys. Okay, so let's get started now. राइट नाउ यहाँ पर पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो 5 kg एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ओके, ओवर एंड अबव व्हाट यू आर ऑलरेडी गेटिंग इन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, उसमें आप ऑलरेडी 5 kg रिसीव कर रहे हो पर पर्सन। उसके एडिशन में हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आए थे कोविड के टाइम, जब लोगों की जॉब लॉस हुआ, रिवर्स माइग्रेशन हुआ अर्बन टू रूरल एरियाज, तो 5 + 5 10 हो गया था, ठीक है। लेकिन इससे अल्टीमेटली बर्डन पड़ रहा था हम पे राइस और वीट का, गवर्नमेंट का सब्सिडी बिल बढ़ता जा रहा था, उस वजह से गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट ओवरऑल इंक्रीज हो रहा था। तो पहले अनाउंस किया गया था कि इस साल दिसंबर में ये स्कीम बंद कर दी जाएगी, बट क्योंकि इलेक्शन ईयर है, ये भी अभी 5 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, 24 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो सरकार ने कहा है कि अब ये स्कीम हम सीधे 5 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके, यूनियन कैबिनेट हैज क्लियर्ड द एक्सटेंशन ऑफ दिस स्कीम which aims to provide free food grain to 81 crore people under National Food Security Act. Okay, now Pradhan Mantri Prime Minister announced the extension of the scheme, which was to end this December, but due to election and all, okay, it was launched in April 2020 in wake of COVID. नेक्स्ट इज यूएस अक्यूजेस इंडियन ऑफिशियल ऑफ प्लॉटिंग टू किल पन्नू। तो ये स्कीम, ये न्यूज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कनाडा ने अक्यूज किया था, उसने अक्यूज नहीं किया था, उसने सीधे एलिगेशंस लगा दिए थे कि ये मर्डर हुआ है जिसके लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, तो हमने आउटराइटली डिनाई कर दिया। यूएसए ने एक्यूजेशन लगाया कि देखिए, हमें हमारी जैसी इन्वेस्टिगेशन कहती है कि आपके कुछ ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे जिन्होंने इस आदमी का, पन्नू, इसको किल करने की कोशिश की। ओके, लेकिन अटेम्प्ट थॉट कर दिया गया, नहीं हुआ। तो ये यहाँ पर आदमी मरा नहीं है, इसलिए इंडिया ने कहा ओके वी विल लुक इनटू इट। इसलिए हमारा अप्रोच डिफरेंट था कनाडा के केस में और यूएसए के केस में। यहाँ पर इन्होंने कहा इट अक्यूज एन इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल ऑफ प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग ए प्लॉट फ्रॉम इंडिया टू एलिजिबली किल खालिस्तानी सेपरेटिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू इन न्यूयॉर्क। ओके, और ये 5 I अलायंस हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। अगर आपको अब याद हो तो आप मुझे बता सकते हैं कंट्रीज कौन कौन इसके मेंबर है। और ये क्या है, क्या तो ये इनके आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक सिस्टम है। ओके, 5 कंट्रीज हैं इसमें, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ फाइनली ये सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंसर्जेंट्स की मणिपुर में, जो इंडिया से सिसीड करने के लिए इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी, बट फाइनली इन लोगों ने अब हथियार डाल दिए हैं। इन्होंने सेंटर के साथ एक एग्रीमेंट किया है इन द फर्स्ट नोन इंस्टेंस ऑफ वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप इनटू ए पीस पैक्ट विद सेंटर। ओके, और इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है UNLF। इन्होंने साइन किया है पीस एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, एंड दिस इज ए मताई मिलिटेंट्स, ओके, नॉट कुकीज। कुकीज वगैरह के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया था 2008 में, बट इस साल मार्च में मणिपुर गवर्नमेंट ने उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। टू मैनी एड्स हियर। ओके, तो ये जो भी पन्नू का केस है, इसमें कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है। दी ओनली थिंग इज कि हमारा अप्रोच डिफरेंट था कनाडा के रिस्पेक्ट में, यूएसए के रिस्पेक्ट में। या UNLF, ठीक है, UNLF ओल्डेस्ट वैली बेस्ड आर्म्ड ग्रुप ऑफ मणिपुर विच हैज एग्रीड टू रिनाउंस वायलेंस एंड जॉइन दी मेन स्ट्रीम। कि अभी जो एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस पर, कि ना तो सिक्योरिटी फोर्सेस इनके अगेंस्ट कोई ऑपरेशन करेंगी, ना ही ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर किसी तरह का अटैक करेंगे। ओके, रिमेंबर इट्स जस्ट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट। अभी इसकी पूरी डिटेल्स पब्लिक नहीं की गई हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे ये एग्रीमेंट हुआ है, ये पब्लिक नहीं किया गया है। अभी हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उसमें सिर्फ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्री हुआ है।
Okay, अभी talks for the final peace between government and UNLF will continue. Okay, after this SOO arrangement. यूएनएलएफ बना था 1964 में अंडर द लीडरशिप ऑफ समरेंद्र सिंह, ओके, जिसकी डिमांड थी टू सेसीड फ्रॉम इंडिया। फिर बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन स्प्लिट हो गया, एक पाम्बे फैक्शन अलग हो गया 2021 में। ओके, और ये जो पाम्बे फैक्शन है ये अभी भी टॉक्स के लिए एग्री नहीं करता है। तो आप कह सकते हो कि इस यूएनएलएफ की बाइफर्केशन हुई दो अलग अलग लीडर में, और जो दूसरा स्प्लिट होके ग्रुप बना अंडर पाम्बे ये एग्री नहीं करता है टॉक्स के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आई एम सॉरी, दिस पाम्बे ये वाला जो फैक्शन है ये प्रो टॉक है। दूसरा जो फैक्शन है कोइरैंग ये टॉक से दूर रहता है, ये एग्री नहीं करता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, देयर इज एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन यूएनएलएफ एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। ओके, एंड नाउ गवर्नमेंट विल ट्राई टू एड्रेस देयर कंसर्न्स, उनके जो भी कंसर्न्स एंड दिस एग्रीमेंट विल एनकरेज अदर वैली बेस्ड आर्म्ड ग्रुप्स टू पार्टिसिपेट इन पीस प्रोसेस। ओके, क्योंकि अभी हम लोग को ये सिर्फ अकेला नहीं है, ऐसे 7 ऑर्गेनाइजेशन है। UNLF is one of 7 Meitei extremist organization banned by Union government, and this ban has been extended for another 5 years on November 13. Alright? तो इस फैक्शन के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि बाकी के जो 6 फैक्शन और बच गए हैं वो भी टॉक्स पे आएंगे। Okay, profess the aim of secession of Manipur with an armed struggle and incite indigenous people of Manipur. Okay, ये मूवमेंट वीक तो होती चली गई ओवर द इयर्स। इनके जो कैंप और ट्रेनिंग वगैरह बेस होते हैं वो म्यांमार के सगाइंग रीजन में होते हैं, चिन स्टेट या रखाइन स्टेट में, विद पैट्रोनेज ऑफ म्यांमार मिलिट्री। बट ये सारे ऑर्गेनाइजेशन कमजोर क्यों पड़े? क्योंकि अभी जो म्यांमार की आर्मी है वो खुद बैकफुट पर है, क्योंकि उनके यहाँ पर खुद जनता गवर्नमेंट यानी कि जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उनकी, उसके अगेंस्ट काफी सारे एथनिक ऑर्गेनाइजेशन ने वॉर छेड़ रखी है। Now, this tripartite SOO agreement between Center, मणिपुर एंड कुकी जोमी इंसर्जेंट ग्रुप ये इनके साथ साइन हुआ था 2008 में, बट मणिपुर गवर्नमेंट पुल आउट कर दिया इस एग्रीमेंट से, ओके, इन मार्च दिस ईयर, accusing that these groups were influencing agitation among forest encroachers. तो ये सब सिटी न्यूज है, इनमें नहीं जाना है हमें। ओके, यहाँ पे ना 2 ट्राइब्स के नाम याद रखना, ये मैच द कॉलम में देता है यूपीएससी आपको। सेरेंगेती ये तंजानिया में मिलते हैं, एंड मसई मरा ये कीनिया में मिलते हैं। ये आपने जीसी लियोंग में भी इसका नाम पढ़ा होगा ना, मसाई का। ओके, ये सेरेंगेती तंजानिया, याद रखिएगा इसको। ऐसे ही छोटे छोटे बिटवीन द लाइन से ही क्वेश्चन उठा लेता है यूपीएससी कई बार। अब देखिए ये कॉप 28 हो रहा है ना, तो इस पर बेस बहुत आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, काफी सारे आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो बोल बच्चे नहीं होते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। हम जल्दी से इसकी समरी देख लेते हैं। देखिए देखिए अब आपको पता है 2023 इज ऑल सेट टू बी दी हॉटेस्ट ईयर, ठीक है, लाखों साल की हिस्ट्री में सबसे गर्म साल होगा ये। ओके, 86 डेज मैं ऑलरेडी आपको बार बार रिवाइज कराता रहता हूँ ताकि आपके पास फॉर्डर पॉइंट हो मीन्स में लिखने के लिए। 86 डेज ऑलरेडी ब्रीच दी 1.5 डिग्री। ओके, देयर वर 4 डेज जिन्होंने 2 डिग्री का भी ब्रीच कर दिया है। तो कहीं ये मान सकते हैं कि टाइम हैज ऑलरेडी रन आउट फॉर एफर्ट्स टू कीप ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर विद इन 1.5 डिग्री, राइट। कॉप 28 कहाँ हो रहा है? दुबई में। ओके, और ये सब कहाँ से निकले हैं? रियो समिट हुआ था 92 में, ठीक है, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं। वहां से 3 ऑर्गेनाइजेशन निकले थे, सीसीडी कॉम्बैट फॉर डेजर्टिफिकेशन, सीबीडी बायोडाइवर्सिटी, एंड यूएनएफसीसीसी। ओके, तो ये यूएनएफसीसीसी जो है ना, इसकी 28th मीटिंग है ये। ओके, इसको कॉप 28 कह रहा है। ये सीबीडी सीसीडी इन सब की अलग कॉप मीटिंग होती है। कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सभी पार्टीज का एक साथ मिलना। ओके, तो ये इसकी मीटिंग हो रही है, दुबई में है। अरे यार सॉरी, ओके, दुबई में हो रही है कॉप 28। ओके, पेरिस में हुआ था समिट जिसमें ये टारगेट सेट किए गए थे 1.5 डिग्री के। ग्लासगो समिट हुआ था 2021 में। इसमें सबसे बड़ा इशू क्या बना था कि रशिया सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज ने कहा था ये फॉसिल को फेज आउट करने वाली बातें मत कीजिए आप। ओके, फेज आउट तो नहीं होगा, तो फिर इंडिया के एफर्ट से इसको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी गई कि ठीक है फेस आउट की बात नहीं कर रहे हैं, फेस डाउन की बात कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन को फेस डाउन करेंगे। इसलिए पता है इनकी जो फाइनल एग्रीमेंट निकलता है, जो फाइनल डॉक्यूमेंट निकलता है ना आफ्टर मीटिंग, वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें क्या लैंग्वेज यूज करनी है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्या लैंग्वेज यूज करनी है और क्या नहीं। तो इंडिया के एफर्ट से फिर ये फेज आउट की जगह फेज डाउन लिखा गया, फेज डाउन दी फॉसिल फ्यूल। ओके, पिछले कुछ सालों में ना इंडिया थोड़ा क्लाइमेट के इश्यूज पर ज्यादा असर्टिव हुआ है, एंड दैट इज एक्चुअली गुड थिंग।
कि अब हम लोग कुछ चीजें अपने टर्म्स पे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छे से स्ट्रांग बनाया है। दैट आर रियली गुड साइन फॉर इंडिया। एनीवे, नाउ दुबई मीटिंग हैज टू प्रोड्यूस मोर देन जस्ट इंटेंशन। अभी तक जितनी मीटिंग्स हुई हैं कोई ऐसा ज्यादा बड़े आउटकम निकल कर नहीं आए। ओके, 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट तो है हमारे पास। अब ये उम्मीद की जा रही है कि कॉप 28 में एक एग्रीमेंट होने की उम्मीद है, दैट एग्रीमेंट ऑन ट्रिपलिंग ऑफ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2030। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, ये अभी जब G20 वगैरह हुआ था ना, तो वहां पे ये बात तो की गई थी कि यार हम लोग को थोड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हमें इसको ट्रिपल करना है ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, तो वो बात G20 के फोरम में हुई थी। हो सकता है कि इस बार COP 28 में इस पर डिस्कशन हो। अगर प्रेजेंट लेवल पर देखेंगे हम, तो देयर आर जस्ट 3400 गीगावाट ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड द आइडिया इज टू एक्सपैंड इट, यानी कि ट्रिपल करना है हमें से टू 11,000 गीगावाट बाय 2030। ओके, क्योंकि ये काफी क्रूशियल होगा इन रिड्यूसिंग द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एमिशंस इन द शॉर्ट टर्म। इनफैक्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, आप लोग मुझे इसका हेडक्वार्टर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? Okay. IEA, it estimated that tripling of renewable energy has the potential to avoid 7 billion tons of carbon dioxide equivalent emission till 2030. Okay, that is 1 billion tons almost every year. Okay, so this is your second important point that you should remember. और इसमें आप IEA को जरूर कोट करेंगे। ओके, क्योंकि हमें क्या करना है, मिटिगेशन और अडेप्टेशन दो चीजों की बात करते हैं ना। तो अडेप्ट करना यानी कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हम लोग उसमें रिवर्स नहीं कर सकते। मिटिगेशन में रिवर्स करने की बात होती है। कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक्निक। ठीक, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करेंगे और अंडर द रॉक लेवल स्टोर करेंगे, मिटिगेशन एफर्ट है। राइट, उसी तरीके से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन कम कर दें, ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, इसको ट्रिपल करके 11,000 गीगावाट तक चले जाएं, तो इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिड्यूस हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं मिटिगेट ही कर रहे हैं ना क्लाइमेट को अपने। राइट, उसी तरह से COP 28 हैज टू डिलीवर मच मोर देन जस्ट ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब ग्लोबल स्टॉक टेक हुआ क्यों? पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया था कि हम लोग हर 5 साल में इसको रिव्यू करेंगे। ओके, जो INDC सेट करता है हर स्टेट, हर कंट्री, एवरी 5 ईयर ये रिव्यू किया जाता है। इट असेस द प्रोग्रेस ऑफ बीइंग मेड, डिसाइड ऑन व्हाट मोर नीड्स टू बी डन। The world is not on track to meet any of the target that science consider necessary to keep global warming within 1.5 डिग्री सेल्सियस। और हमने पिछले कुछ डिस्कशन में ये भी देखा है कि एमिशन डिक्रीज होना चाहिए ईयर ऑन ईयर, बट लास्ट ईयर एमिशन उल्टा 8% इंक्रीज हुए हैं। हमें तो डिक्रीज करने हैं। ओके, एमिशन गैप रिपोर्ट में ये सब चीज निकल के आई थी। अब तक याद हो भी गया होगा कौन रिलीज करता है इसको, UNEP। लास्ट में PDF लेके रट्टा मत मारना, कौन सी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, जैसे जैसे न्यूज में आए वैसे ही याद करते चलो। ठीक है, 86 डेज ऑलरेडी ब्रीच कर चुके हैं 1.5 को। नो सरप्राइज इफ एन एनुअल एवरेज ब्रीच दी 1.5 डिग्री थ्रेशोल्ड टू। अब ये ईयर जब तक खत्म होगा 31 दिसंबर को, तब जाके पता चलेगा कि ओवरऑल ईयर का एवरेज टेम्परेचर कितना रहा है। और कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर इस साल का 23 का ओवरऑल टेम्परेचर ही 1.5 डिग्री की लिमिट को ब्रीच कर जाए तो। The annual global emissions are still rising when they need to be at least 43% down from 2019 level by 2030. ओके, हमें तो 43% कम करने हैं बाय 2030, 29 के लेवल से कंपेयर करके। ओके, US लार्जेस्ट, सॉरी सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है, चाइना लार्जेस्ट एमिटर है, और थर्ड इंडिया। नाउ बट द बिगेस्ट एमिटर, सॉरी बिगेस्ट बैरियर क्या है इसमें? फंड, मनी। ये लिटिल मनी हैज बीन डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्लाइमेट एक्शन। लॉस एंड डैमेज फंड हमने बना दिया पिछले साल, लेकिन उसमें भी कोई पैसे आए नहीं है कहीं से भी। डेवलप कंट्रीज क्लेम कर सकती हैं खुशी खुशी दुबई में कि हमने तो 100 बिलियन का टारगेट मोबिलाइज करके दे दिया है, बट एक तो पहली बात तो ये कि ये फिगर कंटेस्टेड है, क्योंकि ये लोग तो प्राइवेट सेक्टर ने भी जो इन्वेस्ट किया है ना, उसको भी मान लेते हैं कि ये हमारी कंट्री से इन्वेस्ट हुआ है ना, तो ये उस फंडिंग का ही पार्ट है, जबकि वो इन्वेस्टमेंट है, वो कोई ग्रांट नहीं है, वो तो लोन है एक तरह का। ओके, और अगर मान लो कि आपने $100 बिलियन का टारगेट मीट कर भी दिया, तो भी इट इज जस्ट ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द रिक्वायरमेंट। हमने देखा था कि $3 ट्रिलियन तक की रिक्वायरमेंट है अगर हमें क्लाइमेट का ये गोल अचीव करना है तो। राइट, ये सब वो 41 वर्कर्स को जो निकाला है उससे रिलेटेड चीजें हैं। दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। राइट, IBC, देखिए IBC पे ना मुझे आपको प्रॉपर एक 450 प्लस का लेक्चर देना है मेन सीरीज में, बिकॉज एक तो काफी टाइम हो चुका है और इसकी फंक्शनिंग को हमें एनालाइज करना होगा। ठीक है, इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं जब से ये आया है इसको लेकर। ओके, और इसमें क्या फर्दर और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो ये देखिए, इसकी परफॉर्मेंस में ना दो सबसे बड़े साइड इफेक्ट देखे गए। पहला,
एक तो होता है कि हमें रेजोल्यूशन करना है और दूसरा होता है लिक्विडेशन करना है। लिक्विडेशन मतलब खत्म कर दो बेच बाच के सब, ठीक है। रेजोल्यूशन यानी कि जो भी लोन है, जो भी एनपीए है इस कंपनी पे, उसको रिजॉल्व करें, ठीक है, कुछ रिस्ट्रक्चर करें। तो आप बताइए कि कौन सी चीज ज्यादा बेटर होगी, रेजोल्यूशन करना या लिक्विडेशन करना? ऑब्वियसली बात है रेजोल्यूशन करना। ओके, थोड़ी बहुत हेयर कट लेनी पड़ेगी शायद बैंक को, लेकिन उस लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। लाइक अगर वो लोन 25 ईयर्स में चुकाना था, तो चलिए इसको हम 40 ईयर्स कर देते हैं, 40 ईयर्स में आराम से पे कर लेना। इंटरेस्ट रेट सपोज 8% था, चलिए इसको 7% कर लेते हैं, 40 ईयर्स में चुका लेना। एक रिस्ट्रक्चरिंग हो गई, ठीक है। तो एटलीस्ट क्या होगा कि जो कंपनी थी, इट विल कीप ऑन रनिंग, ठीक है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट लॉस नहीं होगा, राइट। जो भी कंपनी ने थोड़ा बहुत अभी तक इन्वेस्ट किया था, वो इन्वेस्टमेंट भी लॉस नहीं होगा। लेकिन जब लिक्विडेशन ज्यादा होता है, लिक्विडेशन का मतलब है कि सब कुछ सेल आउट कर दो, जो भी हेयर कट होनी है। इस चक्कर में कई बार बैंकों को इवन 70% तक का हेयर कट लेना पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, जी मीडिया, सुभाष चंद्रावाली, ठीक है, उसका क्या इशू हुआ था कि उसने 6,500 करोड़ का लोन लिया था, ठीक है। और फिर लिक्विडेशन में आपके पास सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए आए बैंक के पास वापस, और 5,000 करोड़ का हेयर कट लेना पड़ा आपको, बैंक को। तो कितना बड़ा लॉस हुआ, बिजनेस बंद हुआ, लोगों की जॉब्स गई, प्रोडक्शन कम हुआ, जीडीपी को लॉस हुआ, राइट। तो एक अच्छा आईबीसी कोड तब कहलाएगा जब रेजोल्यूशन ज्यादा हो कंपनीज का और लिक्विडेशन कम हो। लेकिन इस आईबीसी की जो परफॉर्मेंस रही है, उसमें ऑलमोस्ट 70% जो भी केसेस आए ना, उसमें लिक्विडेशन हुआ है, ठीक है। तो दिस इज अ बिग फेलियर फॉर आईबीसी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट। तो इसकी जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है ना, इस पे आपको मेंस में क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। तो मैं आपको इस पे जल्द ही मेंस 450 प्लस में इसका प्रॉपर एक लेक्चर दूंगा, ठीक है। 2016, IBC assured a new resolution framework that has helped reset credit relations by strengthening position of both financial and operational creditor। अब पहले तो ये जान लीजिए कि फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर में फर्क क्या है। एक होते हैं फाइनेंशियल, एक होते हैं ऑपरेशनल, ये क्रेडिटर। यानी कि अगर मेरी कंपनी है तो मेरे लिए दोनों क्या है जिनसे मैं लोन ले रहा हूं एक तरह से। फाइनेंशियल क्रेडिटर मेरे लिए होगा बैंक, ठीक है, या फिर कोई इन्वेस्टर जिसने मुझे पैसा दिया उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, ठीक है। ये मेरे फाइनेंशियल इन्वेस्टर हो गए। ऑपरेशनल इन्वेस्टर वो होंगे, जैसे सपोज कि मैंने रियल एस्टेट में कोई बिल्डिंग बनाई है, तो आप लोगों ने आके मुझे एडवांस देकर फ्लैट बुक करवाएं, राइट। आप सबने 10-10 लाख रुपए दे दिए, तो आपने भले ही वो एडवांस बुक कराया, अभी बिल्डिंग बन रही है, बट मेरे लिए तो आप मेरे क्रेडिटर ही हुए ना, तो आप ऑपरेशनल क्रेडिटर कहलाओगे, राइट। उसी तरीके से मैंने अपनी बिल्डिंग में लगाने के लिए रॉ मटेरियल लिया कहीं से, ठीक है, टाइल्स वगैरह ली, पाइप्स वगैरह लिए, सीमेंट वगैरह लिए, ठीक है, रॉ मटेरियल लिया, और क्या कहा कि मैं आपका ये पैसा अभी दे दूंगा। इन कैश नहीं दिया मैंने, बट आई विल पे जैसे ये प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट होता है, ओके। तो ये सब मेरे लिए कहलाते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, राइट। तो अब देखिए, अभी पहले क्या था, जब ये कोड जस्ट आया था कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो होंगे, उन्हीं के पास ये पावर होगी कि वो एनपीए अगर उनका हुआ है, तो वो यहां पर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है, आईबीसी कोड के अंतर्गत। बाद में फिर इसको और ब्रॉड किया गया कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, यानी कि आप लोगों ने अगर मुझे एडवांस दिया, सबने 10-10 लाख रुपए की हमारे फ्लैट बुक कर दो, प्री बुकिंग जैसे हम कहते हैं, ठीक है। तो अब ऑपरेशनल क्रेडिटर्स यानी आप लोग भी जाकर रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करवा सकते हो मेरे अगेंस्ट, कि नहीं, इसके पास हमारा पैसा फंसा हुआ है, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो नहीं रहा है, काम चल नहीं रहा है अच्छे से, ठीक है। हमें जो डेडलाइन दी गई थी उससे ऑलरेडी 1 साल 2 साल ऊपर हो चुका है, बट फ्लैट अभी तक बनके तैयार नहीं हुए, तो वी वांट कि अगर इसके जो भी प्रॉब्लम है जिस वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, वी वांट आवर मनी बैक, ओके। तो आप इसको या तो रेजोल्यूट कीजिए या लिक्विडेट कीजिए, राइट। तो अब ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को भी ये पावर और अथॉरिटी दी गई है कि वो भी आईबीसी कोड के अंदर इनिशिएट कर सकते हैं रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। क्लियर, ऑपरेशनल क्रेडिटर फाइनेंशियल क्रेडिटर में फर्क समझ में आ गया। नाउ अब देखिए जरा, एट द एंड ऑफ सितंबर देयर वर 7,000 प्लस केसेस एडमिटेड, राइट। और उसके अलावा 26,000 एप्लीकेशन और भी थी, उनको अभी हटाइए, चलो ठीक है। नाउ ऑफ दीज केसेस, ये जो केसेस आए थे ना, ऑफ दिस केसेस बीन एडमिटेड, रफली हाफ कंटिन्यू टू बी इनिशिएटेड बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, राइट। यानी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बैंक्स या इन्वेस्टर्स, इट इज ऑल्सो अबाउट द कस्टमर्स, इट इज ऑल्सो अबाउट द पर्सन हु इज सप्लाइंग द रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो आधे केसेस, रफली हाफ ऑफ द केसेस वर इनिशिएटेड बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। Next, resolution plan has been approved in 808 cases while liquidation has commenced in over 2,200 cases. That's what I was trying to tell you कि resolution अगर हम कर पाते ना तो नुकसान इतना नहीं होता इकोनॉमी को, लेकिन ज्यादा से ज्यादा केस किसके आ रहे हैं, लिक्विडेशन के, यानी कि कंपनी बंद होने के, राइट। और क्रेडिटर्स, चाहे वो बैंक हो या ऑपरेशन क्रेडिटर, दे हैव रियलाइज ओनली 3.5 15 लाख करोड़, दैट इज जस्ट 30
30% ऑफ द एडमिटेड क्लेम्स, राइट। यानी कि आपने एज अ बैंक आपने जो लोन दिया था ना उसका जस्ट 30% ही आपके पास रिटर्न होके आया लिक्विडेशन के बाद, बाकी सब लॉस में चला गया आपका, राइट। तो ये दो सबसे बड़े फेलियर रहे हैं इस रेजोल्यूशन प्रोसेस के, इंक्लूडिंग द टाइमलाइन एज वेल, क्योंकि 270 दिन की टाइमलाइन रखी गई थी बट वो उससे लंबा ही चला जाता है केस। ठीक है, तो ये दो तीन बातें आपको समझ में आई। पहला, रफली हाफ ऑफ द केसेस वर इनिशिएटेड बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, वन फेलियर। ओके, सेकंड कि 70% हेयर कट तक लेना पड़ रहा है क्रेडिटर्स को, इतना लॉस सवर करना पड़ रहा है। दूसरा, लिक्विडेशन ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू रेजोल्यूशन, यानी कि बिजनेस बंद ज्यादा हो रहे हैं, रिजॉल्व कम हो रहे हैं। क्लियर, दीज 3 पॉइंट्स आर क्लियर फ्रॉम दिस। ओके, बाकी मैं आपके साथ जो इसमें मेंस पे लेक्चर करूंगा तो हम पूरे डायमेंशंस देखेंगे इसके, बट इस पे क्वेश्चन आने का चांस पूरा पूरा बनता है क्योंकि अभी भी इस आईबीसी में बहुत सारी कमियां हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पूछता है यूपीएससी आपसे, इवन स्कीम्स की भी परफॉर्मेंस पूछता है आपसे। ठीक है, इसमें आईबीसी के फीचर रट्टा मत मारना, वो जब आया था 2018-16 में तब पूछ लिया उसने, उसको जो भी पूछना था फीचर्स वगैरह, फीचर्स पढ़ने वाली बेवकूफी मत करना। आप अब 2023 में हो, आपसे इसकी परफॉर्मेंस पूछी जाएगी, इसके फेलियर्स पूछी जाएंगी, इसकी नीड टू इम्प्रूव पूछी जाएगी। Now, so finally the realization has been lower than expected. मैंने आपको जी मीडिया का एग्जांपल दिया। The liquidation values has been even lower, that is only 6.5%। कि ये तो रेजोल्यूशन वाली थी कि 30% नुकसान और 70% नुकसान उसमें भी हुआ, लेकिन जहां लिक्विडेट हो गई ये कंपनी वहां तो सिर्फ 6.5% ही रिटर्न आए creditor के पास, that is even worse. However, around 77% of the cases have ended up in liquidation and see the failure. मैंने आपको बताया यहाँ लिक्विडेशन ज्यादा हुए, 77% केस में लिक्विडेशन हुआ है, जबकि हमारा गोल था कि हम रेजोल्यूशन ज्यादा करें, लिक्विडेशन ना करें। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि अब बंद हो चुकी है, 2016 में उसने कहा था कि इंडिया में 4.3 ईयर लगते हैं रिजॉल्व करने में इंसॉल्वेंसी को। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग लेकर आए आईबीसी और हमने टारगेट रखा 270 डेज में रिजॉल्व कर देंगे, बट उतना तो नहीं कर पाए हम, बट फिर भी आईबीसी में कम से कम 4.5 साल से तो कम ही लग रहा है। इट कंटिन्यूज टू एक्सीड द एक्सपेक्टेड टाइमलाइन। ओके, रेजोल्यूशन प्रोसेस इज अराउंड 653, रेजोल्यूशन प्रोसेस करीब करीब 653 डेज लग जाते हैं, जबकि 270 का टारगेट था। ओके, लिक्विडेशन 55% केसेस लिक्विडेशन में जो गए हैं उन्हें भी 2 साल से ज्यादा लग गया है। तो ये जो 270 डेज का टारगेट था इसको तो हम नहीं कर पाए, बट इवन 2 इयर्स तक तो जा रहा है केस हमारा, 1.5 to 2 इयर्स। ओके, तो ये 4 फेलियर हैं इसके, बाकी और हम बातें करेंगे अपने मेंस लेक्चर में इस टॉपिक पे। ओके, सो यहाँ पे छूटा है क्या, कुछ नहीं छूटा। ओके, ये खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिखा है, मतलब ऑब्वियसली बात है उनके सेक्रेटरी ने लिखा होगा। मोस्टली तो बोल बच्चन है, बस तारीफें हैं, बट चलिए देख लेते हैं एक बार जल्दी से क्विकली। थीम क्या थी, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ओके, जब ये G20 समिट की हमें प्रेसिडेंसी मिली थी तो इसके बैकड्रॉप में क्या माहौल चल रहा था दुनिया भर में, कोविड-19 के पेंडेमिक से वर्ल्ड उभरने की कोशिश कर रहा था, क्लाइमेट थ्रेट बढ़ रहे थे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कई कंट्रीज की खराब हो रही थी, ठीक है, लाइक श्रीलंका, डेट क्राइसिस हो रहे थे। ओके, और प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा था, याद कीजिए ट्रंप का टेन्योर, प्रोटेक्शनिज्म। ओके, यानी कि डिक्लाइनिंग ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, so, in the midst of all the conflicts and competition, development cooperation suffered, impeding the progress. Now, हमने as a G20 chair हमने क्या किया? We shifted the world's opinion from GDP centric to human centric progress. नहीं, progress is not just about GDP. वो तो अगर आपके देश में सपोज इनइक्वालिटी बहुत है, 10% या अमीर बन रहे तो भी जीडीपी ग्रो करेगी, बट हमें ह्यूमन सेंट्रिक प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दिया हमने। ठीक है, what unite us rather than what divide us. These are wonderful points. Okay, first is जीडीपी सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक तरफ डेवलपमेंट देखना चाहिए हमें। सेकंड इज वी शुड फोकस एट ग्लोबल लेवल कि व्हाट यूनाइट अस रादर देन व्हाट डिवाइड अस। थर्ड इज इंटरेस्ट ऑफ द फ्यू हैड टू गिव वे टू द एस्पिरेशंस ऑफ मैनी। दिस इज योर थर्ड पॉइंट, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो आंसर में, एथिक्स में, ऐसे में। ओके, इंटरेस्ट ऑफ फ्यू हैड टू गिव वे टू एस्पिरेशंस ऑफ मैनी, बट एग्जैक्टली भले ही आर्टिकल में लिखा गया बट इंडिया में इस वक्त सब कुछ इसका अपोजिट ही हो रहा है। Inclusive, ambitious, action-oriented, and decisive. These are the words that defined our approach as G20 president. देखिए, अब ये बात आप सब में लिख सकते हो कि इंडिया एज अ वर्ल्ड लीडर, तो यस, इंडिया एज अ वर्ल्ड लीडर शुड हैव ए विजन ऑफ इंक्लूसिव, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड एंड डिसिसिव लीडरशिप, राइट। इंक्लूसिविटी, तो हमने इंक्लूजन
करवाया अफ्रीकन यूनियन का एज अ परमानेंट मेंबर, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन यानी 55 अफ्रीकन कंट्रीज इसकी मेंबर है। अब मुझे आपसे जानना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है और ये किस ईयर में बना था, ठीक है। एंड डोंट सर्च यार, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि कम से कम आपको ये चीजें पता हो। इट एनकम्पास 80% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। अब G20 जो है या G21 कह लीजिए, इट रिप्रेजेंट 80% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन दैट विल फोस्टर ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग ऑन ग्लोबल चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज। फिर हमने ऑर्गेनाइज किए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, 2 किए, ठीक है। सेकंड एडिशन अभी हुआ जस्ट वर्चुअली। इट हेराल्डेड ए न्यू डॉन फॉर मल्टीलैटरलिज्म। इंडिया मेन स्ट्रीम द ग्लोबल साउथ कंसर्न इन इंटरनेशनल डिस्कोर्स। ठीक है, हमने इसको एक पीपल्स प्रेसिडेंसी में कन्वर्ट किया। और ये क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि 262 अलग अलग सिटीज में 200 से ज्यादा मीटिंग्स की हमने, ठीक है, वो भी अलग अलग थीम पे, ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज पर की हमने बात की, क्रिप्टो करेंसीज पे बात की हमने, इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पे बात की हमने, क्लाइमेट चेंज पर बात की हमने, हेल्थ पर बात की, ओके। तो अलग अलग थीम पर हमने 200 से ज्यादा मीटिंग की है इन अराउंड 62 सिटीज, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज पीपल्स प्रेसिडेंसी। ऐसे हमने एक पीपल्स मूवमेंट बनाने की कोशिश की। India delivered G20 action plan to accelerate progress on sustainable development goal. Okay, action-oriented approach to interconnected issues including health, education, gender equality, environmental sustainability. ठीक है, फिर DPI। तो हमने अपना रोबस्ट DPI आर्किटेक्चर जो है, जिसपे मैं ऑलरेडी आपको मेंस 450 प्लस में पूरा लेक्चर दे चुका हूँ, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव इस पे मेंस में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। DPI में हम अगले साल जरूर देखेंगे मेंस में। ओके, DPI में वो सब आ जाता है हमारा UPI आर्किटेक्चर, आधार आ जाएगा, ठीक है, जेम ट्रिनिटी, एवरीथिंग, वो सब जितना भी है आपका, ई सिग्नेचर, ठीक है, फिर डिजी लॉकर, ये सब मिलके हमारा DPI का पार्ट बनता है, ठीक है। तो हमने शोकेस किया कि देखिए हमारा कितना रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हमने डिजिटल। ओके, इट विटनेस द रेवोल्यूशनरी इंपैक्ट ऑफ डिजिटल इनोवेशन लाइक आधार, UPI एंड डिजी लॉकर फर्स्ट हैंड। ओके, और सबसे बढ़िया काम हमने जो किया, वी हैव कंप्लीटेड द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी ए सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन। और हमने क्या किया है, हमने जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं उनके साथ इस DPI को शेयर करने की भी कोशिश की है, ठीक है। जो अडॉप्ट करना चाहे कर सकता है। दिस repository feature over 50 DPI from 16 countries and will help Global South build, adopt and scale DPI to unlock the power of inclusive growth। और इस DPI की सक्सेस, स्पेशली आधार और UPI की इस सक्सेस से इंस्पायर होकर हम लोगों में ये कॉन्फिडेंस आया है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खुद रेगुलेशन बना सकते हैं अगर ये बाकी कंट्रीज कॉपरेट नहीं करती हैं तो। एंड इंडिया कैन बी ए लीडर इन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन इंडिपेंडेंटली, अपने सॉवरेन लॉस हम बना सकते हैं। नाउ डेक्लेरेशन ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, इसको याद रखिए, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, इट एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ चूजिंग बिटवीन कॉम्बेटिंग हंगर एंड प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। इसमें एक रोड मैप आउटलाइन किया गया है, वेयर एम्प्लॉयमेंट एंड इकोसिस्टम आर कॉम्प्लीमेंट्री, कंजम्पशन इज क्लाइमेट कॉन्शियस एंड प्रोडक्शन इज क्लाइमेट फ्रेंडली। अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत अच्छे से याद रखिए। ओके, हमें एक ऐसा वर्ल्ड बनाना है जहां पर एम्प्लॉयमेंट एंड इकोसिस्टम आर कॉम्प्लीमेंट्री, साथ साथ एग्जिस्ट करें। ऐसा नहीं कि चाइना की तरह कि पहले इकोनॉमी पे फोकस करने के लिए एनवायरनमेंट को डैमेज होने दो, बाद में सारा मैस क्लियर कर लेंगे, नहीं। एम्प्लॉयमेंट एंड इकोसिस्टम शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड कंजम्पशन शुड बी क्लाइमेट कॉन्शियस एंड प्रोडक्शन इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, हमने कॉल दिया है फॉर एम्बिशियस ट्रिपलिंग ऑफ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, जो अभी हमने पीछे देखा था, ठीक है। करीब इतना गीगावाट करंट प्रोडक्शन है वर्ल्ड का रिन्यूएबल एनर्जी से, हमें बढ़ा के इसको कितना ले जाना है, एटलीस्ट 11,000 गीगावाट बाय 2030। ये चीजें बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये फैक्ट्स, ये पॉइंट्स एक बार दिमाग में बैठ गए ना अच्छे से, तो फिर ये आंसर में अपने आप फ्लो होंगे, रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। ओके, इसलिए डिस्कशन डेली फॉलो किया कीजिए इंडियन एक्सप्रेस का। ओके, इसके अलावा हमने लॉन्च किया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, और किन 3 कंट्रीज ने किया है, USA, ब्राजील एंड इंडिया, राइट, याद रखिएगा। बायोफ्यूल में मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर दे चुका हूँ, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ओके, उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इस पे भी ऑलरेडी आपको 450 प्लस में लेक्चर मिल चुका है ग्रीन हाइड्रोजन का, ठीक है, विच इज कंसिडर एज ए फ्यूचर फ्यूल। इंडियन इथॉस एंड हमने जो प्रमोट किया लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें ये लाइफ इनिशिएटिव जो है इंडिया का, इसका मेन फोकस क्या है, ठीक है, ये जो कंजम्पशन है हर चीज का वर्ल्ड ओवर, ओके, दिस कंजम्पशन शुड कीप इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ दैट, आप आज जो कंज्यूम कर रहे हो, ये तो आपकी जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उसके लिए आपको प्रोटेक्ट करना होगा। योर कंजप्शन शुड नॉट हार्म द फ्यूचर ऑफ योर नेक्स्ट जनरेशन।
ओके, लाइफ इनिशिएटिव का मतलब यही है कि एवरीथिंग शुड बी सस्टेनेबल। हम ऐसी लाइफस्टाइल जिए जो हार्म ना पहुंचाए एनवायरनमेंट को, ओवर कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। फर्दर डेक्लेरेशन अंडरस्कोर्स आवर कमिटमेंट टू क्लाइमेट जस्टिस एंड इक्विटी, यानी कि वही सीबीडीआर प्रिंसिपल। आपने ज्यादा पॉल्यूशन किया है तो आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए इस एनवायरनमेंट मैस को क्लियर करने के लिए। अब देखिए, एक पॉइंट और जरूर अपनी तरफ से ऐड करना कि एज ए डेवलपिंग कंट्री हम लोग हमेशा ऐसा ब्लेम वाला एटीट्यूड नहीं रखना है डेवलप कंट्रीज के लिए कि आपने मैस किया है ना तो आप क्लीन कीजिए, उस तरह का एटीट्यूड नहीं रखना है, बट उसे एक पॉजिटिव वे में रखना है दैट यू शुड से दैट डेवलप कंट्रीज, यू आर टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस, राइट, यू आर मोर रिच, you have the funds, you should take the responsibility and the leadership in cleaning all the climate mess, right? That should be the language of a responsible person, okay? As a aspiring bureaucrat you should use this sort of language, not as कि आपने pollution किया तो आप clean कीजिए। ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखनी है आंसर में, अपन को लिखना है कि आप डेवलप कंट्रीज आर मोर एडवांस, दे आर रिच, दे हैव द फंड्स, दे हैव द एडवांस टेक्नोलॉजीज टू क्लीन अप दिस एनवायरमेंट मैस, right? That sort of points should be visible in your answer. Commitment to climate justice and equity, urging climate substantial financial and technological support from global north. The G20 acknowledged that developing countries require 5.9 trillion to fulfill NDC by 2030. Now see requirement कितनी है? 5.9 trillion, और डेवलप कंट्रीज क्या कहती हैं? हमने तो अपना 100 बिलियन का टारगेट अचीव कर दिया है। 100 बिलियन इज नथिंग नाउ, वो 2009 में डिसाइड हुआ था, 2009 में। Now we progress towards a better, larger and more effective multilateral development banks. अब वर्ल्ड बैंक एंड IMF इनके लोन हमेशा कंडीशन के साथ आते हैं, ओके, इंक्लूडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसी के लिए फिर इंडिया, चाइना और इस तरह की डेवलपिंग कंट्रीज ने क्या कहा? खुद के बैंक बनाएंगे, राइट? तो हमने क्या बनाया? हमने बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स के अंडर में, राइट? और अब तो एक्सपेंशन भी हुआ है ब्रिक्स का, 6 और कंट्रीज आई हैं, और खासकर उसमें आया है UAE एंड सऊदी अरेबिया, जिनके पास बेहिसाब दौलत है। तो वैसी बात है कि इस वेट का जो फंडिंग पैटर्न होगा वो भी बढ़ेगा, ओके। उसके अलावा AIIB, ठीक है, चाइना लेड, और इसमें सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है? इंडिया। फर्स्ट चाइना, सेकंड लार्जेस्ट वो, ओके। और NDB जो ब्रिक्स वाला बैंक है उसमें सब इक्वल शेयर होल्डर है, पांचों कंट्रीज, ब्रिक्स कंट्रीज, राइट? तो ये क्या करेंगी? ये बैंक्स एनवायरमेंटल फंडिंग को और इंप्रूव करेंगी, ठीक है। ये कोई कंपटीशन नहीं है, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन, नो, नॉट कंपटीशन, ओके, बट एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस वक्त वर्ल्ड की नीड इतनी ज्यादा है फंडिंग की, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो फिजिकल, या एनवायरमेंट को काउंटर करना हो, एनवायरमेंट डिजास्टर्स जो हो रहे हैं, ठीक है, इनको काउंटर करने के लिए हमें जितनी फंडिंग चाहिए तो उसमें सभी बैंक का रोल होगा, ओके। उसके बाद इंडिया सबसे बड़ा वॉइस है कि UN में रिफॉर्म होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ओके, स्पेशली UN सिक्योरिटी काउंसिल में, एंड दिस विल एंश्योर मोर इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर। फिर विमेन की बात करें तो इंडिया ने अपने यहाँ विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया, रिजर्विंग 1/3 ऑफ इंडिया पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स फॉर विमेन, एपिटोमाइजेज आवर कमिटमेंट टू विमेन लेड डेवलपमेंट। Spirit of collaboration across these key priorities, focusing on policy coherence, reliable trade, and ambitious climate action. Terrorism. Terrorism में हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, that is policy of zero tolerance. And now note down these words: humanitarianism over hostility, and reiterate that this is not an era of war. ये वर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए। Now, it revitalized multilateralism, amplified the voice of Global South, and championed the development and fought for empowerment of women everywhere. This should be your conclusion अगर G20 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। इसने ये सब करके दिया है, रिवाइटलाइज किया मल्टीलेटरम को, एम्पलीफाइड किया है ग्लोबल साउथ की वॉइस को विद इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, एंड वी चैंपियन द डेवलपमेंट एंड फॉट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एवरीवेयर। अगेन ये भी कॉपर ही है, ये समिट है तो काफी कुछ आ रहा है, बट इतना कोई ज्यादा जरूरी नहीं। ये इन्होंने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। अब मुझे ये भी जानना है, इसे मेंबर कितने हैं, ये किस ईयर में बना था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैं बता सकता हूँ बताने को, बट आई वॉन्ट योर इन्वॉल्वमेंट, ओके। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, रिलाइंग हेविली ऑन नेचुरल गैस एंड ऑयल फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी जनरेशन। यहाँ पे देखिए 95% of energy is sourced from fossil fuel, and renewable energy account for less than 1% of actual consumption of UAE. Okay, so obviously बात है that this region will continue to depend heavily on oil and gas as prime sources of energy, right? बाकी का आर्टिकल हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ये UAE के लिए ठीक है। ओके, यहाँ पर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप दैट इज PVTG, इनके लिए एक स्पेशल स्कीम अनाउंस की गई है, दैट इज PM जनमन। अब इसके बारे में कुछ बातें पहले जान लो, दैट इज करीब 75 ट्राइबल्स
पीवीटीजी की कैटेगरी में आते हैं। ओके, 18 स्टेट्स में स्प्रेड हैं। ओके, और सबसे ज्यादा मिलते हैं हमें पीवीटीजी उड़ीसा में, उसके बाद एमपी में और उसके बाद आंध्र में। ठीक है, ये हो गए आपका प्रीलिम्स के फैक्ट्स। ट्राइबल वेलफेयर स्कीम लॉन्च की गई है, पीएम जनमन, दैट इज प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इट इज ए सेंट्रल स्कीम टारगेटिंग द ट्राइबल कम्युनिटी। काफी सारी फैसिलिटीज इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी पीवीटीजीस के लिए, जैसे उनको पक्के हाउस दिए जाएंगे, आंगनवाड़ी सेंटर बनाए जाएंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर्स, रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि इसमें कई मिनिस्ट्रीज मिलकर काम करेंगी इस स्कीम के अंदर। ठीक, और 15 नवंबर वॉस जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा बर्थ एनिवर्सरी पे आता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बांग्ला नेशनल डे करके कुछ बांग्ला लैंग्वेज को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, तो उसमें एक स्टेटमेंट था उससे रिलेटेड कि इस दिन सेलिब्रेट होता है, तो प्लीज ये भी ध्यान रख लीजिए थोड़ा सा। नवंबर 15 को जनजातीय गौरव दिवस ऑन द बर्थ ऑफ बिरसा मुंडा। 75 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं 18 स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अब याद रखिए, और कोई भी यूनियन टेरिटरी में नहीं मिलते हैं पीवीटीजीज एक्सेप्ट अंडमान निकोबार। ठीक है, बाकी सब स्टेट्स हैं। ये बैकवर्ड होने चाहिए सोशल इकोनॉमी के एजुकेशनल इंडिकेटर्स पर। शेड्यूल ट्राइब में टोटल पॉपुलेशन है 8.45 करोड़, आउट ऑफ दैट पीवीटीजी की पॉपुलेशन है 40 लाख। उड़ीसा में सबसे ज्यादा है, देन मध्य प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सेटिंग अप वेलनेस सेंटर इन दीस एरियाज एज पर एक्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड एक्सटेंशन ऑफ आयुष फैसिलिटीज टू पीवीटीजी हैबिटेशंस थ्रू मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वही पूछा है कि केरल के गवर्नर अब प्रेसिडेंट को भेज रहे हैं बिल। इनके पास 8 बिल पेंडिंग थे ना, तो उसमें से एक को तो इन्होंने क्लियर कर दिया और बाकी 7 बिल इन्होंने प्रेसिडेंट के रिजर्व कर दिए। और प्रेसिडेंट से रिगार्डिंग मैंने आपको 2 बातें याद रखने को कही थी पिछले सेशन में। ओके, 2 बातें बताई थी कि प्रेसिडेंट के पास एक बार जब बिल चला गया, ठीक है, तो वो रिकंसिडर के लिए अगर भेजते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा पास कर भी दे तो भी इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट कि इनको बिल साइन करना पड़ेगा। वो सिर्फ पार्लियामेंट्री बिल के केस में होता है कि अगर वापस आ गया है बिल पास होके, तो उनको मैंडेटरीली है उनके लिए कि साइन करना ही पड़ेगा, बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल के चक्कर में ऐसा कोई कुछ नहीं होता है। ठीक है, थर्ड थिंग, एक बार प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया तो गवर्नर का रोल वहां खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर ये बिल दोबारा पास होगा तो सीधा प्रेसिडेंट को जाएगा, गवर्नर को नहीं जाएगा। ठीक है, गवर्नर का रोल वहां खत्म हो जाता है। 2 बातें याद रखनी चाहिए। नाउ एक स्कीम लेकर आए थे हम कि ड्रोन्स उड़ाना सिखाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप की विमेंस को, ठीक है, ताकि उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके रूरल एरियाज में, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब ये याद रखिए, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, एक होती है सेंट्रल सेक्टर। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% फंडिंग देती है सेंटर, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगी तो फंडिंग का पैटर्न होता है या तो 50-50 या 90-10 डिपेंडिंग ऑन दी स्टेट। नॉर्थ ईस्ट या हिमालयस के तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट या हिमालयन स्टेट होते हैं तो 90-10। ओके, तो दिस इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। पहली बात ड्रोन वाली, ठीक है, ड्रोन टू विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, और स्कीम का ड्यूरेशन है 2023-24 से 25-26 तक फॉर प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विसेज टू फार्मर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिए जाएंगे ड्रोन, फर्टिलाइजर स्प्रेड वगैरह करने के लिए फार्मर्स को वो लोन रेंट पे दे सकती हैं। ओके, तो जो असिस्टेंस दे रहा है यहाँ पे सेंटर, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, वो करीब करीब ड्रोन की 80% कॉस्ट कवर कर देगा, बाकी 20% सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपने पास से लगानी पड़ेगी। ये एप्रोप्रिएट क्लस्टर आइडेंटिफाई किए जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हर गांव में ड्रोन से यूज करने लगेगा फार्मर, ऐसे क्लस्टर आइडेंटिफाई किए जाएंगे जहां पर पोटेंशियल है कि यहाँ पर फार्मर ड्रोन्स वगैरह यूज कर सकता है इस काम के लिए। Where the use of drone is economically feasible and the women self-help group across various states will be selected. A member of each self-help group well qualified and above 18 year of age. Okay. इनको 5 दिन की ड्रोन पायलट ट्रेनिंग दी जाएगी और 10 डेज की न्यूट्रिएंट्स एंड पेस्टिसाइड एप्लीकेशन ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे ये यूज करने। ओके, और यही आपके लिए एक एग्जांपल बनेगा फॉर्डर पॉइंट कि हम लोग कैसे टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। कि तो वहां पे आप इस स्कीम को मेंशन करेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इस तरह की ट्रेनिंग दे रही है गवर्नमेंट, ताकि हम लोग न्यूट्रिएंट्स और पेस्टिसाइड स्प्रेइंग में ड्रोन्स का यूज कर सकें। राइट, उसके साथ साथ इनको ट्रेन किया जाएगा रिपेयर करने में, इलेक्ट्रिक गुड्स एंड मैकेनिकल वर्क के लिए। फास्ट ट्रैक कोर्स गवर्नमेंट ने कंटिन्यू कर दिए हैं अप टू 2026। इनका गोल क्या होता था? दे आर एक्सपेक्टेड टू एंश्योर स्विफ्ट डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, quick relief to victim while strengthening the deterrence framework for sexual offenders. Okay. ऑलराइट, ये भी क्लाइमेट से रिलेटेड है, कुछ बातें जरूर जानेंगे इसमें से भी। देखिए, पहले तो इंडिया के एमिशन की बात करते हैं। देखिए, एक तो हमारा देश का साइज ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे जो एमिशंस हैं
वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 फोल्ड ग्रो हुए हैं सिंस 1970। जैसे जैसे हम एलपीजी की तरफ गए, लोगों की कंजम्पशन बढ़े, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ी। 90s में जाओगे, टीवी यार गांव में एक या दो मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है, आज लगभग हर घर में टीवी है, राइट। इस तरीके से लोगों की इनकम बेटर हुई तो कंजम्पशन भी चीजें बढ़ती चली गई। ओके, सो नियरली 40% ऑफ इंडियाज एमिशंस कम फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेक्टर एंड लैंड ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 10%। और इसे कहा जाता है कि एग्रीकल्चर को हमें डीकार्बोनाइज करने की जरूरत है, राइट। और इस डीकार्बोनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे मैंने आपको 450 प्लस सीरीज में एक फुल फ्लेजेड लेक्चर दिया है, क्योंकि ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है आपके मेंस के लिए कि हमें एग्रीकल्चर का डीकार्बोनाइजेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और डेवलप कंट्रीज इसको बहुत प्रमोट करती हैं कि करना चाहिए, बट इंडिया इसके बहुत अगेंस्ट रहता है कि नहीं, हमारे फार्मर इतने रिच नहीं है, हम नहीं कर सकते, राइट। नाउ बट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा टर्म्स में इंडिया के एमिशंस बहुत कम है, ओके, ग्लोबल एवरेज से हाफ है। बिकॉज, और ये इंडिकेट क्या करता है, इट इंडिकेट लोअर एक्सेस टू एनर्जी। कई गांव हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे नहीं आती है। लोअर कंजम्पशन एंड रिलेटिवली लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अमेरिका में बिल क्लिंटन कहते थे कि क्लाइमेट की बात आप हमसे ना करें, अमेरिकंस हैव अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दैट इवन इफ इट डैमेजेस द एनवायरमेंट। ओके, बट इंडिया का ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं रखा है इंडिया ने कभी। इंडिया का ये मानना है कि नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए आप एनवायरमेंट को डैमेज नहीं कर सकते। इंडिया एट कॉप तो 92 रियो समिट से निकला है, यूएनएफसीसीसी। तब से इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू एंश्योर द बर्डन ऑफ क्लाइमेट एक्शन डज नॉट प्रोपोर्शनेटली फॉल ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, तो सबसे बड़ी फाउंडेशन क्या थी इसकी? पूरी फाउंडेशन थी सीबीडीआर, ठीक है। इंडिया इसको बहुत प्रोपोगेट करता था। इट एम्फेसाइज दैट फाइटिंग क्लाइमेट चेंज इज एवरीवन्स जॉब, रिच और डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट बियर द बल्क ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट जस्ट बिकॉज दे हैव कॉज्ड मोस्ट ऑफ द एमिशंस बट ऑल्सो बिकॉज दे हैव द ग्रेटर रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी टू। राइट नाउ, इंडियन नेगोशिएटर्स प्लेड ए लीड रोल इन क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 97 में आया था, कॉप 3 से निकला था, ठीक है। अब तो हो गया तो इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, उम्र हो गई है उसकी, खत्म हो चुका है वो, ठीक है। वो इसी पर बेस्ड था, सीबीडीआर प्रिंसिपल पे। उसमें क्या था कि डेवलप कंट्रीज थी, उनको टारगेट दिया गया था कि आपको इतना कट करना है, लेकिन कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया उन पे वॉलंटरी छोड़ दिया गया था कि आपको कट करना हो तो कर लेना, नहीं करना है मत करना, ओके। इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल को कभी भी डेवलप कंट्रीज स्पेशली कनाडा, उसने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। उसने कहा चाइना इज द लार्जेस्ट एमिटर, उसको कट करने को कह नहीं रहे और हमें कट करने को कह रहे हो, ओके। नाउ ये क्योटो वगैरह इंप्लीमेंट किया गया था 2008 से 12 के पीरियड में, बट ये सब पुरानी बातें हो गई, नॉट इंपॉर्टेंट। और ये अपने आप में अनस्टेबल थी ये क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन ओनली रिच कंट्रीज, जो उनको पसंद नहीं आई थी। नाउ देयर इज ग्लोबल इरोजन ऑफ सीबीडीआर प्रिंसिपल इन एवरी सक्सेसिव कॉप डिसीजन, क्योंकि डेवलप कंट्रीज का हमेशा ये रहा कि हम नहीं मानेंगे इस प्रिंसिपल को, ओके। बिटवीन 2008 टू 15 फिर पेरिस एग्रीमेंट फाइनली फाइनलाइज किया गया टू प्रिवेंट द इरोजन ऑफ दिस एज मच एज पॉसिबल। इंडिया का मेन गोल यही रहा कि ये प्रिंसिपल तो कभी एक्सेप्ट करेंगी नहीं डेवलप कंट्रीज, बट जितना हो सके उतना तो कोशिश करें हम कि ये प्रिंसिपल रहे यूज में। ओके, नाउ एवरीवन इज सपोज टू हैव ए क्लाइमेट एक्शन प्लान दैट इज आईएनडीसी, ठीक है। सभी कंट्रीज ने सबमिट किए और वॉलंटरी है, कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती सभी को करना है, वॉलंटरी है कि आपको कितना टारगेट सेट करना है अपने हिसाब से कर लो, ओके। नो मैंडेटरी टारगेट, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में मैंडेटरी था कि डेवलप कंट्रीज को इतना परसेंट रिड्यूस करना है, तो वो क्योटो प्रोटोकॉल को अपोज करती रही। फिर 2015 तक आते आते जब पेरिस क्लाइमेट में आईएनडीसी सेट किए गए, या एनडीसी कह लीजिए, ओके, तो उसमें मैंडेटरी टारगेट नहीं रखा हमने, तो इसलिए डेवलप कंट्रीज ने थोड़ा सा एग्री कर दिया था। नाउ it is understood that developed countries would have emission cut as part of their INDC. The target is to be decided by him. एमिशन कट का टारगेट हम रखेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे, कोई यूएनएफसीसी हमें डिसाइड करके इंपोज नहीं करेगा हम पे। वाइल डेवलपिंग कंट्रीज नीड नॉट मैंडेटरीली इंक्लूड एमिशन कट, बट फिर भी इंडिया ने टारगेट अपने रखे हैं कि हाँ वी विल कट डाउन। न्यू दिल्ली हैज बिकम मोर असर्टिव एंड मोर फोर्थकमिंग इन ऑफरिंग इट्स ओन नैरेटिव। 21 ग्लासगो में क्या हुआ था, इंडिया ब्लॉक द फाइनल ड्राफ्ट आउटकम। क्यों? क्योंकि वो लोग टर्म यूज कर रहे थे फेज आउट, बल्कि इंडिया ने कहा कि नहीं, फेज आउट ऑफ कोल की बात मत कीजिए, हमारी अभी भी 70% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोल से होती है, ठीक है। तो फेज आउट की बात मत कीजिए, फेज डाउन की बात हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। शर्म अल शेख, जब ये समिट हुआ था तो इंडिया कैंपेन फॉर द फेज डाउन ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल, ऑल, ओके, नॉट जस्ट कोल बट ऑल फॉसिल फ्यूल। बट ये प्रपोजल रशिया और उनको पसंद नहीं आया। नाउ नीड फॉर लाइफस्टाइल चेंजेस टू ब्रिंग डाउन द एनर्जी कंजम्पशन एमिशन, इसी के लिए इंडिया ने प्रमोट किया लाइफ इनिशिएटिव। आईएनडीसी हर 5 साल में अपडेट करने हैं, अभी तक 2 आईएनडीसी हम सबमिट कर चुके हैं। अब देखिए, फर्स्ट आईएनडीसी में हमने 3 टारगेट सेट किए थे अपने सामने, 3 टारगेट, ओके। पहला
कि ये तो 5 थे बट 3 क्वांटिफाइबल टारगेट थे, 2 क्वालिटेटिव थे। 3 क्वांटिटेटिव जो थे उसमें था हमने रिड्यूस करेंगे हम अपने एमिशन बाय ऑलमोस्ट 35% फ्रॉम 2005 लेवल बाय 2030। दिस इज फर्स्ट। अब ये जो फर्स्ट टारगेट था 35%, इसको हमने बढ़ा के कर दिया कि चलिए हम इसको रिड्यूस करेंगे एटलीस्ट 45%। सेकंड जो अपडेटेड आईएनडीसी दिए ना उसमें मैं कंपेयर करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। फर्स्ट टारगेट कि हम 35% रिड्यूस करेंगे अपने एमिशन को, फिर हमने सेकंड अपडेटेड में इंक्रीज कर दिया टारगेट कि 35 नहीं 45% रिड्यूस करेंगे। दैट इज वन थिंग। सेकंड सेकंड टारगेट रखा था एटलीस्ट 40% ऑफ इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगी। इसको भी बढ़ा के हमने सेकंड अपडेटेड आईएनडीसी में कर दिया कि 40% नहीं 50% आएगी नॉन फॉसिल सोर्सेज से। ओके। और थर्ड टारगेट था कि एटलीस्ट 2.5 टू 3 बिलियन टन ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक बनाएंगे बाय इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर। ओके। तो ये जो थर्ड टारगेट था वो हमने एज इट इज रखा। क्लियर है यहां तक? तो ये दोनों हमारे आईएनडीसी जो थे उसमें ये सब हमने किया था अपडेटेड में। ओके। पहला टारगेट क्या, 35% रिड्यूस करेंगे एमिशन। सेकंड टारगेट 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। और थर्ड टारगेट फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे कार्बन से। ओके। फर्स्ट को हमने अपडेट कर दिया 35 से 45 कर दिया ये, और सेकंड वाले को भी हमने अपडेट किया 40% से 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। और थर्ड टारगेट जो था उसको एज इट इज रखा। ठीक है। तो ये अपडेटेड आईएनसी की बात हो गई। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर बताओ मुझे, और ये बताओ कि ये किस ईयर में बना था। ओके। पेरिस मीटिंग, चलो वो तो दिख ही गया आपको, 2015 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? आईएसए नाउ एंटर इनटू फुल फ्लेजेड यूएन एफिलिएटेड मल्टीलैटरल एजेंसी। उसके अलावा हमने बनाया है सीडीआरआई। मुझे सीडीआरआई का भी हेडक्वार्टर जानना है आपसे। ठीक है। तो ये दो इंटरनेशनल इनिशिएटिव हैं, आईएसए एंड सीडीआरआई, ठीक है, जो इंडिया ने प्रमोट किए हैं। ओके। यानी कि आप देख सकते हो कि इंडिया की असर्टिवनेस, ठीक है, कि अब हम लोग सिर्फ रूल मेकिंग का पार्ट बनना चाहते हैं, हम सिर्फ रूल फॉलोअर नहीं बनना चाहते हैं। CDRI has received a lot of interest from developing countries, especially small island states at maximum risk for climate disaster. इसके अलावा हमने बिहेवियरल चेंज को एम्फेसाइज किया थ्रू लाइफ इनिशिएटिव, ओके, कि लेस कंजम्पटिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए एज ए वे टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। IEA analysis shows that simple lifestyle changes would reduce annual global carbon dioxide emissions by about 2 billion tons by 2030. It also said that nearly 60% of these savings can be achieved by India's life mission adopting this. फिर इंडिया इज मेंबर ऑफ G77 ग्रुप, ठीक है, वो सिर्फ नाम है G77 ग्रुप का, ठीक है, जो लोग प्रमोट करते थे CBDR प्रिंसिपल को, ठीक है। हालांकि इसमें G77 ग्रुप में मेंबर्स तो 130 से ज्यादा हैं। इसके अलावा ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना ने एक ग्रुप बनाया था, बेसिक ग्रुप, विच इमर्ज एज ए पावरफुल वॉइस। क्यों? क्योंकि ये सब डेवलपिंग कंट्रीज थी, तो इनको एमिशन कट नहीं करने थे, इसलिए ये एक ग्रुप बना, ठीक है। अब इसको आप देखेंगे तो ब्रिक में से सिर्फ एक रशिया हटा दीजिए तो बेसिक बन जाता है। रशिया ने क्यों इस ग्रुप के साथ नहीं रहा क्लाइमेट चेंज पर? क्योंकि रशिया एक डेवलप्ड कंट्री है, ओके, उस पे नॉर्म्स लागू होते हैं कि आप एमिशन कट कीजिए, इसलिए वो अगेंस्ट में नहीं गया। लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज ब्लॉक विच हैज अबाउट 20 लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज। अब इंडिया के लिए कुछ रेड लाइंस है जो इंडिया क्लाइमेट नेगोशिएशन में बिल्कुल क्रॉस नहीं करने देता किसी को। फर्स्ट, एनी अटेम्प्ट टू डाइल्यूट द CBDR प्रिंसिपल वॉज ए बिग रेड लाइन फॉर इंडिया। हालांकि ये प्रिंसिपल थोड़ा सा इरोड तो हुआ है पिछले कुछ टाइम में, क्योंकि डेवलप कंट्रीज ने क्या कहा, हमें मैंडेटरी टारगेट्स मत दीजिए, हम अपनी मर्जी से जितना कर पाएंगे कर देंगे कट। इसके अलावा एनी प्रपोजल दैट आस्क इंडिया टू रिड्यूस एमिशन इज ए स्ट्रिक्ट नो। क्यों? क्योंकि हमारा पर यूनिट पर कैपिटा जो एमिशन है वो बहुत कम है, ग्लोबल एवरेज से भी हाफ है इन टर्म्स ऑफ एमिशन इंटेंसिटी एंड एमिशन पर यूनिट। इंडिया ऑल्सो रिजेक्ट एनी सजेशन टू डिफाइन ए पीक और पीक ईयर, कि किस ईयर तक आपके एमिशन पीक हो जाएंगे, हम डिफाइन नहीं करते। हमने बस ये कह दिया है 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन बन जाएंगे। पीक ईयर मत पूछिए, जबकि चाइना ने पीक ईयर सेट किया है कि हमारे 2030 तक पीक हो जाएंगे एमिशन, उसके बाद एमिशन नीचे ही जाएंगे। तो दिस इज थर्ड पॉइंट जो हम कहते हैं कि हम बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे। एक सेकंड मैं इसका कलर चेंज कर लूं। यस, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि आप हमसे एमिशन रिड्यूस करने की बात मत कीजिए, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कि हमारे पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है, ओके। थर्ड, कि हम कोई पीक ईयर नहीं डिसाइड करेंगे अभी, राइट। 3 पॉइंट जो हमारी रेड लाइन है। इसके अलावा दे आर अनएक्सेप्टेबल डिमांड फॉर इमीडिएट शटडाउन ऑफ कोल फायर पावर प्लांट। अब दूसरा ये लोग ये डिमांड करते हैं कि इंडिया शुड शट डाउन ऑल द कोल फायर प्लांट। तो फोर्थ पॉइंट ये भी हमारी तरफ से स्ट्रिक्ट नो है इसके लिए, ओके, एटलीस्ट अगले 1.5 डेकेड के लिए तो बिल्कुल नो। और फिफ्थ ये लोग हमसे कहते हैं एमिशन कट इन एग्रीकल्चर सेक्टर विद इज अनदर नो गो एरिया, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर से एमिशन कट की बात अभी हमसे मत कीजिए, क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को एनिमल हस्बेंड्री के साथ मिला लेना तो 50% ऑफ इंडिया कार्बन एमिशन स्पेशली यहीं से आते हैं एग्रीकल्चर से,
तो वो चाहते हैं कि इंडिया अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को डीकार्बनाइज करे, तो इंडिया नहीं करना चाहता। ठीक है, क्योंकि डीकार्बनाइज करने का मतलब ये होगा कि क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना होगा हमें, दैट विल हैव ह्यूज इंप्लीकेशन फॉर इंडिया सिक्योरिटी। तो देखिए आपको यहाँ पे एग्जैक्टली बहुत अच्छा आर्टिकल था, इसमें आपको सीधे सीधे 5 पॉइंट्स मिल गए जो हमारे लिए रेड लाइन है, हम बिल्कुल क्रॉस नहीं करने देंगे किसी को। ओके, यहाँ पर है राइजिंग ग्लोबल सी टेम्परेचर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज कॉजिंग ट्रॉपिकल मैरीन स्पीशीज टू मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। ये जो क्लाइमेट टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इस वजह से स्पीशीज क्या हो रहे हैं, इक्वेटर की तरफ से पोल की तरफ जा रहे हैं, राइट। इस टर्म को, दिस मास मूवमेंट ऑफ मराइन लाइफ इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकलाइजेशन। ये बिल्कुल आपको 2 मार्कर बन के आएगा एग्जाम में कि ट्रॉपिकलाइजेशन क्या होता है। तो आपको सिंपल सा आंसर देना है, इट इज द मूवमेंट, द मास मूवमेंट ऑफ मराइन लाइफ फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। ये यूएनएलएफ को लेकर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब सिर्फ जानने के लिए ठीक है। बस अभी ये जान लीजिए कि यूएनएलएफ इज वन ऑफ द 7 मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैंड बाय यूनियन गवर्नमेंट। यूएनएलएफ फैक्शन अंडर कोई रैंक कंटिन्यू टू अपोज द टॉक्स। तो अभी भी यूएनएलएफ का एक फैक्शन है जो अपोज करता है टॉक्स को। ट्राइपेटाइट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन सेंटर मणिपुर एंड कुकीजोमी इंसर्जेंट, जो 2008 में हुआ था, उससे मणिपुर गवर्नमेंट ने पुल आउट कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं कुकीज के काफी अगेंस्ट ही है मणिपुर गवर्नमेंट। हमने उस जो लड़ाई चल रही है वहां उसमें भी देखा। रशिया एक लॉ बनाना चाहता है जहां पर उसके यहाँ कोई भी फॉरेनर होगा तो उसको एक लॉयल्टी पैक्ट साइन करना होगा। ठीक है, लॉयल्टी पैक्ट दैट फॉरबिडिंग देम फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग ऑफिशियल पॉलिसी, डिस्क्रेडिटिंग सोवियत मिलिट्री हिस्ट्री एंड कॉन्ट्राविनिंग ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज। ओके, ये श्रीलंका से रिलेटेड न्यूज में एक टर्म आता है पेरिस क्लब। ये पेरिस क्लब कुछ नहीं है बट क्रेडिटर्स का एक क्लब है जो श्रीलंका के इसको प्रमोट करते हैं कि इसकी डेट रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। वियतनाम को 9 कंट्रीज ने फंडिंग दी थी। ऑलमोस्ट कितनी फंडिंग दी थी, बिलियंस ऑफ डॉलर, ऑलमोस्ट 15 बिलियन डॉलर। ठीक है, इस तरह की कुछ ग्रांट में दिए थे, कुछ लोन में दिए थे कि आप रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और जिन एनवायरमेंटलिस्ट ने हेल्प किया था इसको, ये ग्रांट और लोन अवेल करने में, उन्हीं एनवायरमेंटलिस्ट को आज ये जेल में डाल के बैठा है, ऑलराइट, कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं। Vietnam was awarded multi-billion dollar deal by a group of 9 wealthy nations to work on reducing its use of coal. It agreed to regularly consult with non-governmental organizations, that is NGOs. But instead government has arrested several prominent environmentalists, prompting concerns over sending money to countries that have violated human rights. 16th फाइनेंस कमीशन, इसमें मैं आपको पूरा एक लेक्चर दूंगा मेंस 450 प्लस में, क्योंकि बिकॉज व्हाट आई पर्सनली फील इज कि आपको 15th फाइनेंस कमीशन और 16th फाइनेंस कमीशन के साथ थोड़ा कंपैरिजन आ सकता है कि क्या क्या क्राइटेरिया ये लोग यूज कर रहे हैं। ओके, फाइनेंस कमीशन का रोल आपको पता ही होगा, ये डिवोल्यूशन करता है फंड्स का बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर। ओके, इसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन में एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि इन्होंने 2011 के पॉपुलेशन सेंसस को यूज किया था। ठीक है, कुछ वेटेज को दिया था और कुछ वेटेज 1971 के पॉपुलेशन को ही दे रखा था। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि साउथ स्टेट को पसंद नहीं आया था कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, अब अगर आप पॉपुलेशन का क्राइटेरिया यूज करोगे तो हमारा शेयर कम हो जाएगा डिवोल्यूशन में। ऑलराइट, तो अब डर ये है कि पिछली बार तो दोनों को यूज किया था कुछ कुछ परसेंट, इस बार कहीं ऐसा ना हो कि 2011 की ही पॉपुलेशन को पूरा यूज कर लिया जाए। तो उसमें क्या होगा कि सदर्न स्टेट विल लूज। ऑलराइट, और इसमें आपको पता ही है कि इसमें प्रेसिडेंट के पास भी ऑप्शन होता है कि वो टर्म ऑफ रेफरेंस दे सकते हैं कमीशन को। तो इसके लिए ना इसको हम अलग से वीडियो में ही डिस्कस करेंगे मेंस वाले में, क्योंकि मुझे 16 एक बार इसके टर्म ऑफ रेफरेंस जो देने वाली है गवर्नमेंट वो सामने आ जाए, फिर हम इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर है इंडिया टू डेवलप सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये कॉन्फिडेंस हम में है क्योंकि ऑन लाइन्स ऑफ डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक आधार, यूपीआई, we also have that confidence that we can shape global trends and conversations in artificial intelligence by developing countries' own sovereign AI infrastructure. Okay, current digital personal data protection, पर्सनल डेटा वाले की बात हो रही है, जो बिल आया था, एक्ट बन चुका है। There are a lot of restriction on companies to process the data owing to privacy concern, and the meaningful use of data set can be done with government intervention. लेटली गवर्नमेंट ने साइन किया है एमओयू विद आईबीएम इन एआई स्किलिंग, तो ये आप एज फॉर्डर पॉइंट यूज कर सकते हो एग्जाम में, एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट एज वेल एज बिल्डिंग एडवांस फाउंडेशनल मॉडल्स इन जनरेटिव एआई कैपेबिलिटीज। डब्ल्यूटीओ पर, डब्ल्यूटीओ में हमेशा डेवलप कंट्री दो चीज को अपोज करती है, एक तो इंडिया के एमएसपी को, ठीक है, और दूसरा जो हम लोग स्टॉक होल्डिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि यूएस जैसी कंट्रीज कहती हैं कि इससे जो ग्लोबल प्राइसेस हैं राइस के, वीट के, ये डिस्टर्ब होते हैं, बट हमारे यहाँ पुअर पॉपुलेशन बहुत है, हमें 80 करोड़ लोगों को अच्छा सस्ता अनाज भी देना है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो इंडिया हमेशा इसके अगेंस्ट होता है कि नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि डेवलप कंट्रीज को कहा जाता है कि आप सब्सिडी कितनी दे सकते हो अपने यहाँ का, आपका जो भी टोटल प्रोडक्शन रहा हो उसका 5%,
और डेवलपिंग कंट्रीज दे सकती हैं 10% आपके टोटल प्रोडक्शन का। लेकिन ये जो टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू है ना, ये कैलकुलेट की जाती है 1988 के रेट पे, बहुत पुराने हैं यार। तो पहली बात तो इंडिया कहता है इसको अपडेट करो, आज के प्रोडक्शन के हिसाब से डिसाइड करो 10%, उतनी सब्सिडी हम दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ग्रीन बॉक्स बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अम्बर बॉक्स, ये अलग अलग तरह की सब्सिडी होती है। आज बताऊंगा तो लेक्चर काफी लेंदी हो जाएगा, ऑलरेडी लेंदी हो चुका है, ठीक है। तो ये मैं आपको जिस दिन न्यूज़पेपर में थोड़ी कम चीजें होंगी उस दिन ये सारे बॉक्स एक्सप्लेन कर दूंगा। और 2013 में हमने एक टेम्पररी पीस क्लॉज ले लिया था कि जब तक एक फाइनल एग्रीमेंट नहीं होता तब तक इंडिया अपनी सब्सिडी जारी रखेगा, राइट। तो इसको मैं आपके साथ डिटेल में किसी और दिन न्यूज़पेपर के साथ ही डिस्कस कर दूंगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगेन रिपीटिंग, प्लीज गिव अ लाइक टू वीडियो अगर ये आपको यूजफुल लगता है, एंड सेकंड इज प्लीज डू कमेंट वॉट एवर, जैसा भी आपको ये वीडियो लगता है, जैसा भी एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल है नहीं है उसके अकॉर्डिंग, ओके। एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। एंड सेकंड लास्टली, बी रेगुलर, क्योंकि जब हम बार बार किसी चीज को एम्फेसाइज करते हैं, कनेक्ट करना सीखते हैं ना चीजों को, तो मेंस में आंसर राइटिंग ईजी हो जाती है। अगर आप ऐसे कभी ज्वाइन करोगे कभी नहीं करोगे ना, तो यू विल फिर आपको अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा, रट्टा मारना पड़ेगा। फिर आपको मैगजीन उठानी पड़ेगी, उसमें याद करने पड़ेंगे हमने क्या पंचशील पंच प्रण लिए हैं क्लाइमेट के लिए, 3 मैंने आज ही आपको बताए, ठीक है। हम लोग एमिशन रिड्यूस करेंगे बाय 45%, राइट। हम लोग वो क्रिएट करेंगे कार्बन सिंक, ठीक है, 1.5 to 2 बिलियन बिलियन करीब के, राइट। उसके बाद हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ाएंगे ऑलमोस्ट 50%। तो ये सब ऐसे याद होता है यार, रट्टा नहीं मानना है अपन को, लास्ट में वो गड़बड़ हो जाएगी, उसमें मेंस ऐसे नहीं निकलेगा। सो बी रेगुलर विद दिस newspaper discussion, okay. Do join the mains 450 plus series if you are serious about your preparation and you are confident about कि हाँ मेरा प्रीलिम्स निकलेगा, और नहीं भी निकलेगा इस साल तो किसी और साल निकलेगा, लेकिन मैं मेंस के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स फिर भी एक बार को थोड़ा डाइसी है आजकल, क्योंकि थोड़ा सा फैक्चुअल आने लगा है, बट मेंस आप ही के हाथ में है पूरा। बस यू शुड इंश्योर कि मेरा प्रीलिम्स किसी भी अटेम्प्ट में निकले, लेकिन जिस साल भी मेरा प्रीलिम्स निकलेगा उस दिन मेरी फाइनल रैंक भी आनी चाहिए, मैं मेंस में उतना अच्छा परफॉर्म करूंगा। सो डोंट थिंक कि पहले मेरा प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद में देखूंगा मेंस की प्रिपरेशन, ऐसा अप्रोच लेकर नहीं चलना है, राइट। हॉलिस्टिक प्रिपरेशन कीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव कीजिए, एंड ब्रेन को सीखिए, खुद से पॉइंट बनाइए, चीजें रट्टा नहीं मारनी है, आराम से इतने अच्छे से समझनी है कि वो नेचुरली आपसे फ्लो हो आपके दिमाग में, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।